अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं आपकी साथी मैम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिसॉल। देखो एनिसॉल का निर्माण कैसे करते हैं ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा एनिसॉल है इसकी अनुनादी संरचनाएं। आपको पता है कि जब हम किसी की भी अनुनादी संरचनाओं के बारे में बात करते हैं तो जो उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे होता है या फिर पैरा पोजीशन पे होता है। इन दोनों में से किसी न किसी पोजीशन पे होता है, लेकिन मेटा पोजीशन पे नहीं होता। आपको पता है, पीछे आपने ऐसा कई बार पढ़ लिया है, मतलब अनुनादी संरचना वाला टॉपिक कई बार आप कर चुके हो, लेकिन इसको भी एक बार देख लो। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है आपका ये बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर जब OCH3 जुड़ा होता है जिसे मेथॉक्सी बेंजीन कहा जाता है, यही हमारा एनिसॉल है। अब एनिसॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है इसके ऊपर क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अब ये जो दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, सबसे पहले ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो यहाँ पर शिफ्ट होता है। जैसे ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट होने के बाद दो इलेक्ट्रॉन एक बंध का निर्माण करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर एक बॉन्ड की जैसे फॉर्मेशन होने लग जाएगी, यहाँ वाले जो कार्बन है इसकी संयोजकता 5 होने लग जाती है, जिस कारण से 7 वाला बंध जो है वो आगे खिसक जाता है इस तरीके से। यहाँ जो माइनस चिन्ह है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है, क्योंकि पूरा बंध खिसक रहा है, पूरा बंध आगे जा रहा है, तो पूरा बंध दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर ही बनता है। ठीक है, देखो इसको हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, बट ये एनिसॉल का है तो इसको मैंने एक बार आपको बताना जरूरी समझा। तो यहाँ पर देखो, इसको पहले क्या होता है कि ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ शिफ्ट होते हैं, यहाँ पर जैसे डबल बॉन्डिंग शुरू होने लगती है, शो होने लगेगी, तो यहाँ कार्बन की संयोजकता 5 होने लग जाएगी, जिस कारण से 7 वाला बंध यहाँ खिसक जाता है, यहाँ आ जाता है माइनस चार्ज। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन आगे दिए हैं, इस कारण से ऑक्सीजन पे आ जाता है प्लस चार्ज और इसके पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे प्लस, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें माइनस, ये आपको पता है। ठीक है, अब क्या होता है आपको पता है, अनुनादी संरचनाओं में बॉन्ड शिफ्ट होते ही रहते हैं। अब ये माइनस चार्ज जो है ये आगे बॉन्ड बनने लग जाएगा, जैसे ही यहाँ पे बंध बना लेगा तो यहाँ वाले कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी। कई बच्चे बोलेंगे कि मैम 5 कैसे होएगी, यहाँ पर एक 2, ये 3 और एक 4, तो कार्बन की संयोजकता 4 ही तो हो रही है। आपको मैंने बता रखा है कि जब हम बेंजीन रिंग की स्टडी करते हैं ना, तो प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, जो हम शो नहीं करते हर बार। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ा हुआ है, 3 बंध तो ये बना रहा है, और अगर ये माइनस वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंध बनाने लग जाएगा तो संयोजकता 5 होने लग जाएगी, जो कभी नहीं हो सकता। कार्बन की संयोजकता 4 थी, 4 है और 4 ही रहेगी। तो क्या होगा कि ये वाला जो बंध है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और इस पे आ जाएगा आपका माइनस चार्ज। क्लियर बात। अब यहाँ पे आ चुका आपका माइनस चार्ज। अब ये जो माइनस चार्ज है ये आगे शिफ्ट होता है इस तरीके से, जैसे ही आगे शिफ्ट होगा तो सेम वही प्रोसेस है। देखो जैसे ये बॉन्ड यहाँ होने लग जाएगा तो यहाँ वाली कार्बन की संयोजकता 5 होने लग जाएगी, जिस कारण से ये वाला बॉन्ड आगे खिसक जाता है। देन यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट क्या होगा, ये माइनस चार्ज जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ही माइनस चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन होने लग जाएगी, तो यहाँ जो कार्बन होगा उसकी संयोजकता 5 होने लग जाएगी, जिस कारण से ये जो बॉन्ड बना था ये वापस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आपको सेम पहले जैसा ही बेंजीन मिल जाता है, सेम पहले जैसा ही एनिसॉल मिल जाता है, बस फर्क ये है कि जो बॉन्डिंग है उनकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। कहने का मतलब है जो बंध होते हैं वो आगे से आगे खिसकते जाते हैं, पूरे में घूमते रहते हैं बॉन्ड, इसलिए कोई फिक्स नहीं है। मतलब आप देखोगे कि पहली बार में इन दोनों के बीच बॉन्ड नहीं है, इन दोनों के बीच बॉन्ड है, लेकिन आखिरी बार में आपने देखा इन दोनों के बीच बॉन्ड है, इन दोनों के बीच बॉन्ड नहीं है। कहने का मतलब है कि आप देखोगे कि अनुनादी संरचनाओं से हमें ये पता चलता है कि बंध आगे से आगे खिसकते जाते हैं, जो इसके स्थायित्व को बताता है। क्लियर होगी बात। अब इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या थी, आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन जो माइनस चार्ज आ रहा है वो तो या तो ऑर्थो पे आ रहा है या पैरा पे आ रहा है। ये देखो ये पैरा पे आ गया, ये ऑर्थो पे आ गया, लेकिन किसी भी स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि मेटा पे माइनस चार्ज नहीं आता। इस कारण से जो भी इसकी संरचना, जब भी हम इसकी किसी भी यौगिक से रिएक्शन करवाते हैं वो या तो ऑर्थो पे
आके जुड़ता है या फिर पैरा पे। बात क्लियर होती है। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एनिसॉल की अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, जिस कारण से ये इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ऑर्थो व पैरा स्थिति पर देती हैं। क्लियर बात। तो ये जस्ट थोड़ा सा बताना जरूरी था, जो मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले हम टॉपिक करेंगे नाइट्रीकरण। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे यहाँ रहने वाला है वो है नाइट्रीकरण। देखो नाइट्रीकरण के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसका नाइट्रीकरण करवा रहे हैं, हम यहाँ पर एनिसॉल का नाइट्रीकरण करवा रहे हैं। एनिसॉल का फॉर्मूला सभी को ध्यान लग गया होगा, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर जब हम OCH3 लगा देते हैं तो ये हमारा बन जाता है एनिसॉल। अब देखो कई कहेंगे कि मैम हम इसे गोल क्यों बनाते हैं। देखो इस गोल का मतलब है कि जो बॉन्ड है वो कई बार इस तरीके से है तो कई बार आपके बॉन्ड इस तरीके से है, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर के स्ट्रक्चर्स पे, है ना। तो इसको हम गोल शो कर देते हैं कि मतलब बॉन्ड जो है वो एकांतर क्रम में किधर भी हो सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं HNO3 से। किससे करवाते हैं, HNO3 से। और इस तीर के ऊपर लिखा जाता है नाइट्रीकरण, क्योंकि हम इसका क्या करवा रहे हैं, नाइट्रीकरण करवा रहे हैं। नाइट्रीकरण के दौरान होगा क्या, देखो अब जो आपका HNO3 है ना, HNO3 में से आपके यहाँ से क्या क्या बाहर निकलेंगे, एक तो आपका इस तरीके से बंद है HOHNO2, ठीक है। इस तरीके से HNO3 को मैंने यहाँ पे खोल के लिख दिया है, मतलब एक तो बंद यहाँ से टूटेगा। अब ये बंद यहाँ से टूटेगा तो ये NO2 जो है वो बेंजीन रिंग के या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ेगा या फिर पैरा पोजीशन पे। अगर ऑर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ेगा तो ऑर्थो पोजीशन वाले हाइड्रोजन को बाहर निकलना पड़ेगा, अगर पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ेगा तो पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को बाहर निकलना पड़ेगा। सभी को पता है कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होता है जो कि शो नहीं किया जाता बार बार, बट एक एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। जब तक यहाँ से बॉन्ड फ्री नहीं होगा, हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा, क्या NO2 जुड़ जाएगा। आप लोग में सिंपल सी बात है, NO2 जब तक नहीं जुड़ेगा जब तक उसे फ्री जगह नहीं मिलेगी, जब तक आपको बैठने के लिए फ्री स्पेस नहीं मिलेगा, क्या आप बैठ जाओगे क्या, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि कहीं पर अगर आप जाते हो या बैठते हो या रहते हो तो आपको पहले एक जगह चाहिए पर्टिकुलर, तभी आप जा सकते हो। सेम वही कंडीशन यहाँ पर है, NO2 भी वहीं पे जाके जुड़ेगा जहां पर स्पेस होगा, और स्पेस होने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन को पहले बाहर निकलना पड़ेगा। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है, सपोज करो यहाँ पे अपने जोड़ते हैं NO2 सबसे पहले, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसको बाहर निकलना पड़ेगा। वो हाइड्रोजन OH के साथ बाहर निकल जाएगा, किसकी फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, -H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। और जो NO2 है वो कहाँ जुड़ जाएगा आपका, इस तरीके से NO2 या तो जुड़ जाता है ऑर्थो पे, या तो जुड़ जाता है ऑर्थो पे, या फिर ये जुड़ जाएगा आपके किस पे, पैरा कंडीशन पे, या फिर किस पे जुड़ जाएगा, पैरा कंडीशन पे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। देखो वैसे ना इन दोनों में अगर पूछ ले जाए सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है, तो पैरा पोजीशन वाला सबसे ज्यादा स्थायी है, ऑर्थो वाला कम स्थायी है, ठीक है। इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि आपके जो ऑर्थो कंडीशंस में होते हैं इन दोनों के बीच में जो बंध बनता है उसे हम बोलते हैं अंत्य अणुक हाइड्रोजन बंध। और जब इनके बीच बंध बनता है तो वो अंतरा अणुक होता है, जहां दो परमाणु आपस में बंध बनाते हैं, ठीक है। बस आप इतना याद रखो कि इसमें जो मुख्य क्रियात्मक समूह है ये दोनों पास पास है, इनमें मुख्य क्रियात्मक समूह दूर दूर है। मुख्य क्रियात्मक समूह पास पास होंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच रिपल होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। इनके बीच रिपल्शन अब इनकी तुलना में कम होगा तो ये ज्यादा स्थायी है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। क्लियर बात। तो ये तो हो गया नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल, इसका क्या हो जाएगा नाम, पैरा नाइट्रो एनिसॉल। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद हम दूसरा टॉपिक करते हैं, वो है आपका हैलोजनीकरण। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा आपका, हैलोजनीकरण। देखो अगर हम हैलोजनीकरण की बात करते हैं तो हैलोजनीकरण का मतलब है कि हम हैलोजन जोड़ने वाले हैं, ठीक है। अब हैलोजन जोड़ोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लोगे, यहाँ पर सबसे पहले आप ले लेते हो एनिसॉल ले लेते हो, ठीक है। अब एनिसॉल की रिएक्शन आप हैलोजन से करवाते हो, मैं ले लेती हूँ Cl2। अपनी इच्छा से आप कुछ भी ले सकते हो, Br2 ले सकते हो, I2 ले सकते हो, मैंने Cl2 ले लिया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं FeCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है।
अपने FeCl3 के प्रेजेंस में करवाएंगे तो सेम देखो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर कितने क्लोरीन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, ठीक है, बंध दोनों क्लोरीन के बीच में टूटेगा। अब ये जो एक क्लोरीन है वो या तो ऑर्थो पे जाके जुड़ेगा या फिर पैरा पे, और जिस भी पोजीशन पे जाके जुड़े वहां से हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा। ये आपको पता है, जब तक उसे फ्री स्पेस नहीं मिलेगा वो कैसे जाएगा बेचारा, सही बात है ना। तो अब देखो होता क्या है, यहाँ पर जो आपका OCH3 है वो या तो ऑर्थो पे जाके जुड़ेगा या फिर पैरा पे, ये जुड़ गया आपका ऑर्थो पे या फिर ये जुड़ गया आपका पैरा पे। और इसके पीछे मैंने रीजन भी बता दिया कि ये ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व या फिर अपने बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो या तो ऑर्थो पे मिलेगा आपको या फिर पैरा पे मिलेगा, मेटा पर नहीं मिलता। क्लियर बात। यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, एक Cl ने तो या तो ऑर्थो पे बंध बना लिया या फिर पैरा पे, और वहां के हाइड्रोजन को निकाल दिया। जो हाइड्रोजन निकला है वो एक Cl के साथ बाहर निकल जाएगा -HCl के फॉर्म में, ठीक है। अब इसे बोलेंगे ऑर्थो क्लोरो एनिसोल, इसे बोलेंगे पैरा क्लोरो एनिसोल। क्लियर होगी बात। अब ये हो गया हेलोजनीकरण। अब जो इसके बाद तीसरा पॉइंट है वो है हमारा सल्फोनीकरण। तीसरा पॉइंट क्या है, सल्फोनीकरण। देखो सल्फोनीकरण के अंदर हमें क्या करना है, सल्फोनीकरण में आपको देखना पड़ेगा क्या करना है। तो सबसे पहले से वही प्रोसेस हम लेते हैं, यहाँ पर क्या एनिसोल, हम यहाँ पर क्या लेंगे एनिसोल। अब जो एनिसोल हमने लिया है इसकी रिएक्शन मैं करवा देती हूँ H2SO4 से। किससे करवाती हूँ, H2SO4 से। तीर के ऊपर लिख लेना सल्फोनीकरण, ठीक है। जब सांद्र H2SO4 के साथ एनिसोल की रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ पर किस तरीके से बंद होता है, यहाँ पर बंद होता है OHSO3, इन दोनों के बीच इस तरीके से बंद होता है, ठीक है। अब आपको पता लग गया होगा, एक बंद आपको यहाँ से तोड़ना है। अब ये जो HSO3 है वो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा, और जहां पे भी जुड़ेगा वहां से हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा, और वो हाइड्रोजन इस OH के साथ निकल जाएगा किसके फॉर्म में, वाटर के मॉलिक्यूल की फॉर्म में। क्लियर बात। देखो आई थिंक ये रिएक्शंस जो है ना अब तो आपको याद होने लगी होंगी, क्योंकि इस टाइप की रिएक्शंस हम इतने ज्यादा पढ़ चुके हैं अब तक, तो आई थिंक बिना देख के बता सकते हो। अब इतना मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। और एक बात और है कि आप लोगों से मैं जो क्वेश्चंस पूछती हूँ आप लोग उसका आंसर नहीं करते हैं, बुरा लगता है मुझे ये चीज देख के। तो थोड़ा सा आप लोग भी मुझे कोऑपरेट करें कि मैम हम पढ़ रहे हैं, हमें याद हो रहा है, तो थोड़ा सा मेरे क्वेश्चंस का आंसर दिया करें आप लोग। मुझे काफी खुशी होगी इस चीज से कि आप लोग क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा SO3H या HSO3 लिख दो, आपने SO3H ही लिखते हैं। आप इसका नाम क्या लोगे, अब इसका नाम क्या हो जाता है SO3H का, इसको अपने बोलेंगे अब इसे अपने क्या बोलते हैं, इसे अपने बोलते हैं ऑर्थो, इसे अपने बोलते हैं ऑर्थो। देखो यहाँ पर तो हमने इस पूरे को एनिसोल बोला था, लेकिन ये ऑर्थो ग्रुप, अब जो SO3H वाला ना इसका नाम थोड़ा सा अलग है, बता देती हूँ, आपको याद रखना है। यहाँ पर हमने इसे मेन मान के चला है, इसे मेन मान के चला है, और उसके कंपेयर में इस पोजीशन को ऑर्थो मान रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, इसे हम मेन मान रहे थे, इसे हम मुख्य मान रहे थे, और उसके तुलना में इसे ऑर्थो मान रहे थे, है ना, इसकी तुलना में इसे ऑर्थो मान रहे थे। लेकिन अब जब हम सल्फोनीकरण करते हैं तो वहां पर हमें SO3H को ज्यादा वैल्यू देनी है और इसको हमें ऑर्थो पोजीशन मान के चलना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैं नाम बोलूंगी आप लिख लेना, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो मेथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिकमल। सुन लेना दोबारा, ऑर्थो मेथॉक्सी, इसे अपने मेथॉक्सी भी तो बोलते हैं ना, मेथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिकमल। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके संदर्भ में ये पैरा पोजीशन है तो ये हो जाएगा पैरा मेथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिकमल। पैरा देखो ये हो गया आपका मुख्य, अब ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेटा, ये हो गया पैरा, तो पैरा मेथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्लियर होगी बात। तो ये जो चीजें हैं ये आपको लिख लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है देख लो। अब नाइट्रीकरण हो गया, हेलोजनीकरण हो गया, सल्फोनीकरण हो गया। इसके बाद कुछ रिएक्शंस है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया रिएक्शंस भी देख लें। सबसे पहले क्या है, अपने बोल लेते हैं
फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर सबसे पहले अपने करेंगे एल्कीलीकरण। सबसे पहले अपने क्या करेंगे? एल्कीलीकरण। एल्कीलीकरण इट मींस एनिसॉल में एल्किल जोड़ देना है, ठीक है। जब हम एसिडीकरण करेंगे तो एसिल जोड़ देना है। क्लियर बात समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करती हूँ एल्कीलीकरण, ठीक है। अब एल्कीलीकरण के अंदर हम क्या करते हैं? मैंने यहाँ पर ले लिया एनिसॉल। क्या ले लिया मैंने यहाँ पर? एनिसॉल। अब इस एनिसॉल की रिएक्शन मैं करवाती हूँ CH3Cl यानी एल्किल क्लोराइड से, जिसे हम बोल सकते हैं प्रॉपर इसका नाम हो जाएगा मैथिल क्लोराइड, ठीक है। आप इस चैप्टर पढ़ के आ चुके हो तो नाम करना आ जाना चाहिए। ये हो जाएगा मैथिल क्लोराइड। जब इनके बीच रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या? ये CH3 और इस Cl के बीच में बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। अब ये CH3Cl के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इट मींस CH3 या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा। दोनों में से किसी एक कंडीशन पे जुड़ेगा, और जहां पे भी जुड़ेगा वहां से हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा। जहां से हाइड्रोजन निकलेगा वो हाइड्रोजन तो Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा HCl की फॉर्म में। अब ये जो आपका CH3 ग्रुप है ये या तो जुड़ जाएगा आपके ऑर्थो पोजीशन पे यानी इस तरीके से, या फिर जुड़ जाएगा आपके पैरा पोजीशन में कुछ इस तरीके से। क्लियर होती है बात? तो ये हो गया आपका एल्कीलीकरण, ठीक है। तो इसका नाम जो है वो आप आराम से लिख सकते हो। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोमेथिल एनिसॉल, ठीक है। ऑर्थोमेथिल एनिसॉल, और इसका नाम हो जाएगा पैरामेथिल एनिसॉल, ठीक है। इजी नाम है ये तो आप कर लोगे। ये हो गया एल्कीलीकरण। अब उसके बाद हम करेंगे एसिटिलीकरण, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? एसिटिलीकरण। ये भी आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ही आता है। तो एसिटिलीकरण जो है, देखो ये आ गया आपके पास नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? इसकी रिएक्शन करवानी है। किसकी? हमें करवानी है एनिसॉल की रिएक्शन। किससे करवानी है? एसिटिल क्लोराइड से, क्योंकि एसिडीकरण कर रहे हैं तो एसिटिल क्लोराइड ही लेना पड़ेगा, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है। यहाँ से Cl बाहर जाएगा और जो ये ग्रुप जहां जुड़ेगा वहां से H जाएगा, तो HCl बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? माइनस में HCl। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पर OCH3 आ जाएगा, तो COCH3 या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर COCH3 कहाँ जुड़ जाएगा? आपका पैरा पोजीशन पे। ये भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर OCH3, और ये आ जाएगा आपका पैरा पोजीशन पर, ठीक है। अब जो आपको ये COCH3 दिखाई दे रहे हैं, जिसे मैंने एक बार ऑर्थो पे जोड़ा है, एक बार पैरा पे जोड़ा है, यहाँ पर क्या है? जैसे हमने इसका नाम क्या था? थोड़ा सा अलग टाइप का था, इसका नाम भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें मुख्य किसको मानना है? इसको मानना है। उसके कंपेयर में इसे हमने ऑर्थो पोजीशन मानना है। इसे मुख्य मानना है, इसके कंपेयर में इसे पैरा पोजीशन मानना है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोमेथोक्सी एसिटोफिनॉल। देखो मैं ये लिख ही देती हूँ। यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थोमेथोक्सी एसिटोफिनॉल। एसिटोफिनॉल। और दूसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा? यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरामेथोक्सी एसिटोफिनॉल, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला चीज समझ आ गया होगा आपको। बहुत ही इजी था और कई बार रिपीट हो चुका है इस टाइप का ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। आई थिंक ले लिया होगा आपने अब तक स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ये रासायनिक अभिक्रिया वाला टॉपिक चल रहा था, तो ईथर का रासायनिक अभिक्रिया वाला टॉपिक चल रहा है हमारा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हम करवाएंगे HI से रिएक्शन, मतलब हेलोजन हैलाइड से, ठीक है। हेलोजन से कराएंगे यानी हैलाइड से कराएंगे। किसी भी प्रकार के अम्ल ले सकते हैं। अपने HX से रिएक्शन करवाएंगे, किसका? ईथर का। हम देखेंगे अब कि अगर हम ईथर से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। क्लियर बात? तो मैं जल्दी से ऊपर वाला रब कर देती हूँ, ये बाद में रब करूंगी। तो पहले अपने इस टॉपिक को ही देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ये कौन सा टॉपिक चल रहा है? ये टॉपिक चल रहा है हमारा रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ईथर की रासायनिक अभिक्रिया। ये जो हमने पढ़ा अभी तक ये सारे के सारे ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं ही हैं, ठीक है।
रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो ईथर की रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पर अब अपने बात करेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, मैं ले लेती हूँ एक ईथर। इस तरीके से ये मेरे पास क्या है, ईथर है, और इसकी रिएक्शन मैं करवाती हूँ HX से। किससे करवाती हूँ, HX से। अब होता क्या है देखो इसके अंदर, इसमें क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीजन है इसके ऊपर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। अब इस ऑक्सीजन पर अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा डेल नेगेटिव, इस पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव। क्लियर बात, इस पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। और हाइड्रोजन और हेलोजन में से आप सभी को पता है हेलोजन एक विद्युत ऋणी तत्व है। इट मींस अगर इनके बीच बॉन्ड टूटा तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, सभी को पता है ये, ठीक है। और अब नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा, माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा, यानी हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये R प्लस का है, X माइनस का है, क्या बन जाएगा R X प्लस में आपका यहाँ पर OR जो है वो माइनस का है, H प्लस का है, तो क्या बन जाएगा ROH। तो एक तो हमारा बन जाएगा एल्किल हैलाइड, एक हमारा बन जाएगा एल्कोहल। क्लियर बात, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इसकी रिएक्शंस जो है ये एग्जांपल के साथ करते हैं। देखो सेम रिएक्शंस होंगी अब जो हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इनमें हम अलग अलग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देखेंगे। किसी में हम SN1 देखेंगे, किसी में हम SN2 देखेंगे। अब सभी ने SN1 SN2 रिएक्शंस की हुई है तो आई थिंक ये चीज समझने में दिक्कत नहीं आएंगी आपको। और जो बच्चे बीच में से लेक्चर देखते हैं, एक आधी क्लास देखते हैं, बीच में मिस कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास देखते हैं, उन्हें समझ कम आएगा। मैं उन्हें दरख्वास्त करूंगी कि आप लोग सारी वीडियोस कंटिन्यू देखिए, समझ आई बात। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है ईथर। अब मैं यहाँ पे कोई भी ईथर ले लेती हूँ, मैंने ले लिया है CH3 CH2O CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये मैंने कोई भी सममित ईथर ले लिया है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैं करवा देती हूँ HCl से। किससे करवा देती हूँ, HCl से। अब आपको पता है होगा क्या कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पे आ जाएगा डेल नेगेटिव, तो इस वाले हेलोजन पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव। इन दोनों के बीच बॉन्ड टूटेगा, इस पे आता है नेगेटिव, इस पे आता है पॉजिटिव। बहुत इजी चीज है। अब जो आपका पॉजिटिव वाला सिरा है वो किससे जुड़ेगा, नेगेटिव वाले से, और जो नेगेटिव वाला सिरा है वो जुड़ जाएगा पॉजिटिव वाले से। सबसे पहले अपने जोड़ देते हैं इसको, CH3 CH2, ये किस में टूटा है, प्लस में, तो ये जो प्लस में टूटा है ये किसके साथ जुड़ेगा, माइनस के साथ, यानी यहाँ आ जाएगा Cl, और प्लस में आपका क्या बन जाएगा CH3 CH2O, ये माइनस में टूटा है तो ये किसके साथ जुड़ेगा, प्लस के साथ, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2OH। क्लियर होगी बात। अब ये तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन थी कि जब आपके पास सममित ईथर हो तो उसमें हम हेलोजन मतलब हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन किस टाइप से करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको असममित ईथर भी मिलते हैं, और आपको मैंने बता रखे हैं असममित ईथर किन्हें कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की जो दोनों संयोजकताएं हैं अलग अलग एल्किल ग्रुप से पूर्ण होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, असममित ईथर बोलेंगे। आई थिंक ये पीछे वाले टॉपिक्स आपको याद होंगे और आप लोगों ने याद किए होंगे बहुत ही अच्छे से। तो सबसे पहले ये तो सममित ईथर थे। सममित ईथर में आप कितने भी ले लो, आपको ध्यान में रखना है एक के साथ जुड़ जाएगा हेलोजन और एक के साथ आपका जुड़ जाएगा OH। क्लियर बात, यानी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं असममित ईथर की। असममित ईथर में मैंने ले लिया सबसे पहले CH3 CH, यहाँ पे मैं इस तरीके से ले लेती हूँ CH3, यहाँ पे ले लेती हूँ CH3 CH3, यहाँ ले लिया मैंने O, यहाँ ले लिया CH3। ठीक है, एक तो मैं ये कंपाउंड ले रही हूँ। देखो दो कंपाउंड मैं लूंगी और दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगी कि इनमें रिएक्शंस अलग अलग कैसे हो सकती हैं। एक ले लिया मैंने यहाँ HCl और एक मैंने कंपाउंड ले लिया CH3 CH3, यहाँ O और यहाँ CH3। अब इसकी रिएक्शन मैं करवा देती हूँ HCl से। ठीक है,
अब देखना दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, दोनों में क्या बनते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे प्रोडक्ट बनेंगे, देखो एक में तो आपका बन जाएगा, पहले मैं प्रोडक्ट लिख देती हूँ। एक में तो बनेगा CH3 यहाँ पर आ जाता है आपका Cl, प्लस में आपका बन जाता है CH3OH। और एक आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, CH3Cl प्लस में आपका बन जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH3, ये आ गया आपका CH, यहाँ आ गया CH3 और यहाँ आ जाएगा OH। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा भेदभाव क्यों, एक बार तो आप बड़े वाले कंपाउंड के साथ, एक बार तो आप छोटे वाले कंपाउंड को अल्कोहल बना रहे हो, एक बार आप बड़े वाले कंपाउंड को अल्कोहल बना रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर दो बातें आपको इम्पोर्टेंट है जो बहुत ही और आपको ध्यान में रखनी है। कुछ इस तरीके से है दो बातें कि देखो अगर आपने जो ईथर लिया है, दोबारा सुनना, आपने जो ईथर लिया है उसमें एक तो आपने लिया है तृतीयक अल्कोहल, एक जो आपने ईथर लिया है उसमें एक तो आपने लिया है तृतीयक अल्कोहल व आपने लिया है अल्कोहल, दोनों चीजें हैं। देखो एक तो आपने क्या लिखा है, अल्कोहल बोल दे, सॉरी तृतीयक अल्कोहल और अल्कोहल बोल दे, एल्किल आना चाहिए था, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, तृतीयक एल्किल और एक एल्किल। यहाँ पर देखो आपने ये तो तृतीयक एल्किल है और ये एल्किल है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं में एक संयोजकता तो आपने पूरी की है, किससे, तृतीयक एल्किल से, किससे, तृतीयक एल्किल से। और एक संयोजकता आपने किससे पूरी की है, वो आपने की है सिंपल यानी सिर्फ एल्किल से, ठीक है। तो जब हम कभी भी ईथर लेते हैं और उस ईथर में हमने एक तरफ तृतीयक एल्किल लिया है और एक तरफ सामान्य एल्किल लिया है, तो वहां पर अभिक्रिया संपन्न होती है SN1। कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, SN1 रिएक्शन संपन्न होती है। अभी SN1 में होता क्या है, देखो SN1 में क्या होता है कि ये जो आपके ऑक्सीजन के साथ जो बंध है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बंध है, वो बंध जो है वो आपका कहाँ चला जाता है, ऑक्सीजन पर चला जाता है, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बंध है उस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ बनता है कार्ब धनायन और CH3O अलग हो जाता है। अब देखो यहाँ से CH3O आपको अलग होता हुआ दिख रहा है, बॉन्ड हमेशा इनके बीच टूटेगा, इस पे माइनस रहेगा सदाबहार, इस पे प्लस रहेगा, ठीक है। तो CH3O जो है वो अब किसके साथ जाके जुड़ेगा, H के साथ, और जो ये पूरा कंपाउंड है ये जुड़ जाएगा Cl के साथ। इसे हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे हम, SN1 रिएक्शन। ये कब होता है, जब हमने ईथर के अंदर ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं, एक तो संयोजकता तृतीयक एल्किल से कंप्लीट की है और एक नॉर्मल एल्किल से, तो उस टाइम हमें SN1 रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम हमने कब देख लिया, तो ये सब प्रैक्टिकली प्रूफ है बेटा, इसमें मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया, इट्स प्रैक्टिकली प्रूफ, ओके। तो यहाँ पर क्या है, ये तो हो गया SN1 रिएक्शन। अब बात आती है कि अगर हमने क्या लिया हो, द्वितीयक एल्किल लिया हो, क्या लिया हो, द्वितीयक एल्किल, और एक संयोजकता जो है वो सामान्य एल्किल से कंप्लीट की हो, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त क्या होता है कि बॉन्ड हमेशा इनके बीच ही टूटेगा, ये चीज याद रखना है। लेकिन यहाँ जो हैलोजन है ना, वो क्या करेगा, वो इस वाले जो आपके पास मैथिल ग्रुप है इस पे क्या करता है, पश्च आक्रमण करता है, यहाँ पर क्या करता है, इसके साथ पश्च आक्रमण करता है। और अगर आपने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वाला टॉपिक मेरे से क्लियर किया होगा तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि ऐसा ये अब यहाँ पर कौन सी रिएक्शन देगा, ये यहाँ पर देगा SN2 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देगा, SN2 रिएक्शन। और मैंने आपको बताया था SN2 अभिक्रिया जो है 1 डिग्री सबसे ज्यादा देते हैं, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री सबसे कम, और SN1 रिएक्शन जो है वो 3 डिग्री सबसे ज्यादा देते हैं, 2 डिग्री से कम और 1 डिग्री सबसे कम, ये चीजें बताई हुई है, ठीक है। रीजन भी सब अच्छे से क्लियर किया हुआ है। बस अब इतना ध्यान रखो, यहाँ पर अब 2 डिग्री और 1 डिग्री दो है, तो दोनों में कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर
मतलब रिएक्शन है वो कौन सी होगी, मतलब कौन सी रिएक्शन अब यहाँ पे संपन्न होगी। तो हैलोजन जो है वो अब क्या करेगा, पश्चाक्रमण करेगा। पश्चाक्रमण करके इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि 1 डिग्री वाला जो होता है ना वो सबसे ज्यादा स्थायी प्रवृत्ति का माना जाता है SN2 में। समझ आ गई बात। तो यहाँ पर ये जो Cl है ये इस पे आक्रमण करेगा, इस पे आक्रमण करेगा तो जैसे ही ये नेगेटिव वाला इस पे जुड़ने लग जाएगा तो साथ वाले नेगेटिव वाले को क्या होना पड़ता है, साइड होना पड़ता है, यानी दूर जाना पड़ता है। यानी अब इन दोनों के बीच में बंध को तोड़ना पड़ेगा, तभी ये Cl यहाँ पे आके जुड़ेगा। अब Cl ने पश्चाक्रमण किया तो इस ऑक्सीजन को यहाँ से हटना ही पड़ा। ऑक्सीजन हट जाएगा तो CH3 पे आ जाएगा प्लस, इस पे आ जाएगा माइनस, दोनों ने रिएक्शन कर लिया, CH3Cl बना लिया। और CH3CH3O के साथ क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और इस तरीके से आपकी रिएक्शन संपन्न हो जाएगी। क्लियर बात। तो देखो 2 बातें बताई है मैंने आपको, कहा है कि अगर सममित ईथर हो तो किधर भी हाइड्रोजन जोड़ दो, किधर भी हाइड्रोजन जोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका असममित ईथर हो तो असममित ईथर में मैंने आपको दोनों कंडीशनें बता दी है, किस टाइम SN1 रिएक्शन होती है, किस टाइम SN2 होती है। तो मैं जल्दी से इसको रिपीट कर देती हूँ, आई थिंक बहुत इंटरेस्टेड है। तो देखो यहाँ पर ये मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमने ईथर लिया है। ईथर की रिएक्शन जब हम HX से करवाते हैं तो होता क्या है कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो माइनस वाला किससे जुड़ेगा, प्लस वाले से, प्लस वाला किससे जुड़ेगा, माइनस वाले से। ये आपकी प्रोडक्ट बन गई। ये मैंने एक सममित ईथर ले लिया है, सममित ईथर में सेम यही प्रोसेस मैंने की है और आपके पास ये आपके प्रोडक्ट बन गई। लेकिन बात आती है कि अगर आपके पास असममित ईथर हो तो अभिक्रिया किस टाइप की होगी। अगर असममित ईथर होता है तो क्या होता है कि जो सबसे पहले मैंने ले लिया एक ऑक्सीजन के साथ, एक तरफ इसकी संयोजकता तृतीयक एल्किल से कंप्लीट की और दूसरी तरफ इसकी संयोजकता एल्किल से कंप्लीट की, ठीक है। तो इनके बीच में जो बंध होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो आपका बंध का इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहा है। जैसे ही बंध का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होता है तो इस पे आ जाएगा माइनस, कार्बन पे आ जाएगा प्लस, कार्बन धनायन बनता है जिसे हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन के अंदर ये प्लस वाला अलग हो गया, माइनस वाला अलग हो गया। HCl के अंदर H प्लस का होता है, Cl माइनस का होता है। तो जो माइनस वाला है वो कहाँ जुड़ जाएगा आपका, इसके साथ, और जो प्लस वाला है वो कहाँ जुड़ जाएगा, इसके साथ। क्लियर होगी बात, आई थिंक ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कई बार कंडीशन क्या होता है कि आपके पास द्वितीयक एल्किल और एल्किल जुड़ा हो तो उस टाइम हमारी रिएक्शन होती है SN2 रिएक्शन, क्योंकि SN2 रिएक्शन के अंदर कौन सा आक्रमण होता है, पश्चाक्रमण। यहाँ पर HCl के बीच में Cl जो है वो क्या करता है, CH3 पर पश्चाक्रमण करता है और पश्चाक्रमण करके जैसे ही Cl CH3 से जुड़ने जाएगा तो इस ऑक्सीजन को हटना पड़ेगा। तो ये वाला कंपाउंड माइनस में अलग हो जाएगा, ये प्लस के रूप में होगा, तो इन दोनों के बीच रिएक्शन हो जाएगी, ये बन जाएगा, और इनके बीच रिएक्शन हो जाएगी, ये बन जाएगा। क्लियर होगी बात। तो SN1 SN2 जिनको नहीं क्लियर ना, वो सबसे पहले जो मैंने टॉपिक करवाया है हेलो एरीन वाले, हेलो एल्केन वाले चैप्टर के अंदर, वहां पर SN1 SN2 के बीच डिफरेंस बताया है, बहुत ही अच्छे से बताया है। तो पहले उसको समझ लेना ना, तो ये बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है। तो आई थिंक ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आई थिंक ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और आज के टॉपिक आपको कैसे लगे, आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे, सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ आज का जो हमारा चैप्टर है वो खत्म होता है। कल हम आएंगे न्यू चैप्टर के साथ और अच्छे अच्छे टॉपिक्स करेंगे। पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर हम टॉपिक्स अपना जो है कंटिन्यू जैसे करते हैं वैसे करेंगे। तो आई थिंक आपको सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो प्लीज़ उसके जवाब दिया करो, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान दे रहे हैं। वरना मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग वीडियो सिर्फ स्किप करके देखते हैं, आप लोग ढंग से नहीं पढ़ रहे। तो आप लोग ढंग से पढ़िए, अच्छे मार्क्स लाइए और इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए केमिस्ट्री मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।